नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 7 बज चुके हैं और 7 बजे रोज़ाना हम आपके लिए लेकर आते हैं परीक्षा वाणी का रिवीजन। और पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ कार्य थे जिसमें मैं लगा हुआ था और वीडियो नहीं ला पाया हूं। अब निरंतर इसी प्रकार से आपकी वीडियो आती रहेगी। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि जो आपका अगला टॉपिक है टेस्ट का, वो है उत्तराखंड जनजाति। काफ़ी बड़ा यह टॉपिक है और अगर मैं कह दूँ तो आप इसे कितनी भी बार पढ़ लीजिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो उम्मीद है आपने 2 दिन में बहुत अच्छे स्तर से इसको पढ़ा होगा और जब आप इसके टेस्ट देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है तो। बाकी इसके काफ़ी सारे पार्ट आएंगे, इसके कम से कम 3 पार्ट तो आने ही निश्चित है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन बचे। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या हो जाए, इस टॉपिक के आपके सोल्व हो जाए। तो लगभग 100 प्लस क्वेश्चन मैं इसके कराना चाह रहा हूँ। बाकी आज जो मैं लाऊंगा आपके 35 से 36 क्वेश्चन होंगे आज के पार्ट में। बाकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, अब आगे आपके वैकेंसी आने वाली है। जो एक वैकेंसी आएगी सभी के लिए कॉमन, तो वो आपकी बंदी रक्षक की भर्ती देखने को मिलेगी। 30 तक आ जाए या उसके अगले वीक आपका देखने को मिले। 30 से बाद में भी आ सकती है और पहले भी आने के चांसेस हैं। बाकी उसके बाद में अध्याचन आपका पहुंच चुका है, फॉरेस्ट गार्ड का भी आयोग तक नहीं पहुंचा, बाकी भेज दिया गया है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी ने भी कहा है कि जितने भी पद खाली हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, जो आपके परीक्षा होनी है आपके बीडीओ बीपीडीओ क्लर्क पटवारी लेखपाल इन पदों पर। बाकी अगली वैकेंसी आएंगी वो एक अलग बात है, फिलहाल जो वर्तमान में है हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। और हमने ये मुहिम चलाई है टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट करना है कि लगभग 14 वीडियोज़ में पहले आपके लिए ला चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, उत्तराखंड परीक्षा वाणी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको खुद में लगेगा कि आपकी जो स्थिति है बेहतर से बेहतर होती जा रही है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ समय से पेपरों का लेवल उठाएं, लगभग 3 से 4 पेपर देखें, चाहे वो आबकारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पुलिस रैंकर से एग्ज़ाम हो, चाहे वो व्यक्तिक सहायक का एग्ज़ाम हो, तो सभी में परीक्षा वाणी लगभग 70 से 75% आपको परीक्षा वाणी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर से लेवल चेंज हुआ, जीके थोड़ा हार्ड किया है, लेकिन उत्तराखंड को अब मैं कह दूँ मॉडरेट लेवल का आना स्टार्ट हो गया, लेकिन परीक्षा वाणी का डीप ही वो मालूम करते हैं, अच्छे स्तर का। तो चलिएगा शुरुआत करता है आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, जोहारी और सोका जनजाति कहाँ निवास करती हैं। तो देखिएगा, अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो जोहारी और जो सोका जनजाति है वास्तव में भोटिया जनजाति की उपजाति है। भोटिया की कुल 10 उपजाति है, मारछा तोलछा, जोहारी, सोका, दरमिया, चौंदासी, बियासी, जाड़, जेठरा और छाबड़ा। तो अगर हम बात करें तो उन्हीं भोटिया जनजाति का ही एक उपजाति है जोहारी या सोका, जो आपका निवास करती है पिथौरागढ़ जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ जिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, रंगभंग नामक या युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है। तो रंगभंग प्रथा या युवा ग्रह की जो प्रथा प्रचलित है, ये भी हमारे भोटिया जनजाति में प्रचलित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका गेह हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि मतलब कुछ विवाह प्रकार के युवा युवती को पहले पसंद करते हैं और उसके बाद में विवाह उनका हो जाए, तो इस प्रकार से कुछ एक रस्म है आपकी भोटिया जनजाति से संबंधित है। तो फिलहाल आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिएगा, यहाँ पर जनजाति की बात हो रही है, ना कि प्रजाति की। अगर प्रजाति आपका आएगा तो कोल, और यहाँ पे जनजाति मालूम किया तो आपका भोटिया जनजाति राज्य में सबसे प्राचीन जनजाति है। भोटिया जनजाति की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अर्धघुमंतु कहा जाता है, ऋतु प्रवास ये जनजाति करती है, शरद ऋतु में अपने स्थान को चेंज कर लेती है। बाकी खस राजपूत ये स्वयं को मानते हैं, किरात वंशीय होते हैं, और लद्दाख में इन्हें भोटा कहा जाता है, किन्नौर में भोट कहा जाता है। और भाषा इनकी तिब्बती बर्मी होती है। लकड़ी के आवास इनके जो होते हैं उनके दरवाजे छोटे होते हैं। ग्रीष्मकालीन आवास इनका मैथ होता है, शीतकालीन आवास मुंडा मुंसा होता है। तो आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोटिया जनजाति व्यापार की समाप्ति किस वर्ष हुई थी। तो देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भारत की या उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति थी जो 1962 से पहले चीन या तिब्बती क्षेत्र से व्यापार करती थी, तो वो भोटिया ही जनजाति थी। लेकिन जब 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ तो उसके बाद में भोटिया जनजाति के तिब्बत के जितने भी व्यापार थे उन सभी को बंद कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी जनजाति अपने को राजपूतों से संबंधित मानती है।
तो अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं तो देखिएगा आपकी भोटिया जनजाति भी और आपके थारू भी वास्तव में ये दोनों ही अपने आप को, हाँ सॉरी, जो आपकी भोटिया है देखिएगा, अगर हम बात करें तो इस प्रकार के आपको 3 से 4 आंसर एक ही तरीके से मिल जाएंगे। देखिएगा अगर हम बात करें कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है, तो अगर मैं बात करूँ बोक्सा जनजाति की तो बोक्सा जनजाति स्वयं को पवार राजपूत मानती है। अगर मैं भोटिया की बात कर लूँ तो भोटिया अपने आप को खस राजपूत मानती है। अगर मैं राजी की बात कर लूँ तो स्वयं को राजपूत मानती है। तो लेकिन अगर हम बात करें राजपूत उसने मालूम किया है और ऑप्शन में आपका भोटिया ही है, बाकी थारू नहीं मानते हैं, जौनसारी नहीं मानते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग हम आंसर क्या लगा दिए, भोटिया। भोटिया वैसे स्वयं को खस राजपूत, बोक्सा स्वयं को पवार राजपूत और राजी खुद को राजपूत मानते हैं। तो फिलहाल प्रश्न का आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है। देखिएगा मेनली आपके वैसे तो आपके उत्तरकाशी में भी देखने को मिलेगी। उत्तरकाशी में इनकी जाड़ इनका मिलता है, जो जाड़ उपजाति है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब चमोली में भी मिलेगी, लेकिन जो सबसे अधिक पाई जाती है भोटिया वो आपकी पिथौरागढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किस जनजाति के ग्रह नर कुलों से निर्मित होते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें भी बहुत डाउट बना रहता है क्वेश्चन में, लेकिन अगर हम बात करें आप थारू को पढ़ेंगे ना कि किसकी जनजाति के ग्रह नर कुलों से निर्मित होते हैं, तो थारू से। बाकी कहीं कहीं आपको भोटिया भी देखने को मिलेगा, भोटिया भी मिलेगा, लेकिन आप थारू आंसर लगाइएगा। परीक्षा सारणी में दिया हुआ है साफ तौर पर, इनके जो घर होते हैं वो नर कुलों से निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। तो यहाँ प्रजाति की बात हो रही है, तो सबसे प्राचीन जो प्रजाति है वो आपकी कोल है और सबसे प्राचीन जनजाति आएगी तो हमारी भोटिया आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड के निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है। बहुत अच्छी स्तर का प्रश्न है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो भोटिया जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपके लिए गोरा देवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से था। क्वेश्चन नंबर 10 है मारछा एवं तोलछा किस जनजाति से संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया है भोटिया की 10 उपजाति है, उसमें आपकी मारछा और तोलछा भी आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा डी यानी कि भोटिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो ये मैं आपको बता चुका था, उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति होती है तो ये आपका ऋतु प्रवास करती है और अपना पशुचारण के खोज में या इस प्रकार से अपना ऋतु प्रवास करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, भोटिया जनजाति बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। तो देखिएगा अगर हम बात करें जो आपकी भोटिया जनजाति है, मैंने बताया था कि इसके 10 आपकी उपजाति है, उसमें से जाड़ भी एक उपजाति है। जाड़ बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये भोटिया का ही एक पार्ट है, लेकिन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जाड़ के बारे में, तो जो जाड़ उपजाति है भोटिया की, ये स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा इनकी जो बोलचाल की भाषा होती है ये थी रोम्बा। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पुलिस के रैंकर्स एग्जाम में आया था, ये वाला आपका क्वेश्चन। तो जाड़ों की भाषा है रोम्बा और ये जनक का वंशज स्वयं को मानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा इनका बाकी जो भोटिया है उनका धर्म तो हिंदू है, लेकिन जो जाड़ है इसमें इनका धर्म क्या है, आपका बौद्ध धर्म है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा लोहसर एवं सूरगोन जो जाड़ लोग हैं इनके प्रमुख त्योहार हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है जो जाड़ आपकी उपजाति है, इसमें जो ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जो पूजा पाठ का कार्य करता है उसे ये लामा कहकर पुकारते हैं। क्वेश्चन बनेगा लामा क्या है, भोटिया की उपजाति जाड़ में वह ब्राह्मण जो पूजा पाठ का कार्य करता है उसे आपका लामा कहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दामोला विवाह प्रथा और तत्सत विवाह प्रथा भी आपके भोटिया के जाड़ में ही देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 मध्य हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो मध्य हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी आपकी भोटिया ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी है। दिखेगा क्वेश्चन बनेगा प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। थारू है, हालांकि विवाद है लेकिन थारू ही है 100%। आपका आएगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा थारू, कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह तब भी थारू आएगा, गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आएगा तो जौनसारी आएगा, और आपका अगर आ जाए कि महा हिमालय का सबसे बड़ा जनजातीय समूह तो भोटिया, और प्रदेश का सबसे छोटा जनजातीय समूह आएगा तो राज्य आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है रडगा नामक गाउन नुमा वस्त्र
कौन सी जनजाति पहनती है? तो एक वस्त्र होता है आपका रडगा जिसे हम बोलते हैं, और जैसे गाउन होता है तो गाउन की ही तरह होता है रडगा। और इसको कौन सी जनजाति पहनती है मेनली? तो ये आपको सोका, और सोका किसका एक भाग है? तो भोटिया की ही क्या है, उपजाति है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा। रडगा नामक गाउन नुमा वस्त्र कौन सी जनजाति पहनती है? सोका। क्वेश्चन 15 है, किस जनजाति का परंपरागत व्यवसाय जड़ी बूटी बेचना है? ये कृषि और ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय भी करते हैं। तो बहुत अच्छा है प्रश्न है, तो ये इसका भी आंसर आपका हो जाएगा सोका। तो जो आपके सोका जनजाति है, इनका परंपराएं जो व्यवसाय है वे जड़ी बूटी बेचना और ये कृषि कार्य और ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय भी करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोड़ा नृत्य भोटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। यह नृत्य कब किया जाता है? तो देखिएगा, पोड़ा नृत्य आपका विवाह के समय हाथ में रुमाल बांध कर ये किया जाने वाला नृत्य है, जो कि आपका भोटिया जनजाति से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका भी हो जाएगा, विवाह के समय। और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि पोड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भोटिया। और कब करती है? विवाह के अवसर पर हाथ में रुमाल लेकर इसका ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन से संबंधित है? तो उत्तराखंड की भोटिया जनजाति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भेड़ पालन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भोटिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, थुमला टूमकर चुटका नाम ऊनी वस्त्र किस जनजाति की स्त्रियां पहनती है? थुमला टूमकर चुटका नामक ऊनी वस्त्र कौन सी जनजाति पहनती है? तो ये आपकी पहनती है सोका जनजाति। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सोका जनजाति थुमला टुमकर चुटका आदि ऊनी वस्त्र पहनती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी जनजाति में मात्र सत्तात्मक प्रथा प्रचलित है? तो देखिएगा, एकमात्र ऐसी जनजाति है प्रदेश की थारू जिसमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था लागू है मेनली रूप से। लेकिन बाकी और कुछ आपका भोटिया भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपकी है मात्र सत्तात्मक वो वास्तविकता में थारू है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थारू। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राचीन क्रात प्रजाति का संबंध है। तो इस प्रश्न में भी देखिएगा आपका डाउट बना हुआ रहता है। अगर हम बात करें तो जो भोटिया हैं वो क्रात वंशीय हैं, और जो थारू हैं वो आप स्वयं को क्रात वंशीय मानते हैं। तो देखिएगा, ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो कई बार डाउट भी हो जाता है। तो इसका आंसर आप थारू लगा के चलिएगा। थारू किस, देखिए वैसे अगर एग्जाम आपके बनेंगे तो दोनों ही आपके आंसर क्या होंगे? सही हो जाएंगे, भोटिया भी थारू भी, क्योंकि दोनों ही स्वयं को अपने आप को क्रात वंशीय मानते हैं। तो आप फिर भी थारू आंसर लगा लीजिएगा। किस प्राचीन क्रात जनजाति का संबंध किससे? थारू से है। क्वेश्चन नंबर, थारू जनजाति निवास करती है। तो देखिएगा, मेनली जो आपके थारू का सर्वाधिक रूप आपको देखने को मिलेगा वह उधम सिंह नगर में मिलता है। और इसमें भी अगर हम मेनली देख लें तो आपका खटीमा और सितारगंज वाला क्षेत्र आपका प्रमुख क्षेत्र आ जाता है आपका थारू जनजाति का। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, खटीमा एवं सितारगंज। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिखनोरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिएगा, दिखनोरी प्रथा की अगर हम बात करें तो ये हमारा थारू जनजाति में प्रचलित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दिखनोरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? थारू में। क्वेश्चन नंबर 23 है, जाति के लोग भरना कहते हैं। तो देखिएगा, थारू में जो पुजारी होता है उसको थारू भरना कहकर पुकारते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में बनते हैं। तो थारू जनजाति के लोग भरना किसे कहते हैं? तो पुजारी को थारू जनजाति के लोग भरना कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो लहचारी की अगर हम बात करें तो ये हमारा थारू जनजाति का नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, थारू जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो थारू जनजाति में तलाक को उरारी, कहीं कहीं उरारी मिलेगा, कहीं कहीं आपको उराई मिलेगा। आपको
उरारी भी देखने को मिल जाएगा और उराई भी। तो थारू जनजाति में तलाक को उरारी या उराई कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लठ भरवा भोज निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिएगा विधवा विवाह के अवसर पर थारू जनजाति में लठ भरवा भोज का प्रचलन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारे सी सही हो जाएगा। थारू जनजाति में लठ भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? थारू में। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिंदा होली और मरी होली का संबंध किस जनजाति से है? ये भी आपका थारू जनजाति से आ जाएगा। जिंदी होली और मरी होली का संबंध भी आपका थारू से ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर भी आपका ए है। क्वेश्चन बैठाण विवाह किसमें प्रचलित है? तो बैठाण विवाह की मैं बात करूं तो ये हमारा थारू जनजाति में प्रचलित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा हो जाएगा। बैठाण विवाह किसमें? थारू में। फिर से देखो क्वेश्चन का मात्रात्मक प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो मैं आपको पहले भी मैंने करा दिया आपको, ये आपका थारू जनजाति में प्रचलित है मात्र सत्तात्मक व्यवस्था। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन कुमाऊं हिमालय की मुख्य जनजाति है? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक जो आपका विस्तार देखने को मिलेगा थारू जनजाति का ही देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका बी है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं हिमालय की सबसे प्रमुख जनजाति है? तो थारू जनजाति। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मैथिली, भोजपुरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलती है? तो ये आपका थारू जनजाति ही क्या है आपका? मैथिली, भोजपुरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी बोलते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा, थारू को रिवाइज कर लेते हैं अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो। देखिएगा थारू का जो मुख्य आपका क्षेत्र है खटीमा, किछा, नानकमता, सितारगंज, इनकी भाषा है आपकी अवधी भी है, मिश्रित पहाड़ी भी है, नेपाली भी है, भोजपुरी भी है। बाकी मैं बात करूँ तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह हमारा थारू ही है। और तराई भावर क्षेत्र में भी इसका प्रारूप आपको मिलता है। तराई भावर क्षेत्र में समाज इनका मात्र सत्तात्मक है। बाकी मैं बात करता हूँ स्वयं को ये महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं और ये किरात वंशीय हैं। उसके बाद हम बात करें तो इनका धर्म हिंदू होता है। इनका जो आवास होगा वह लकड़ी, पत्थर और नरकुल से बनेगा। इनका जो मुख्य भोजन है मछली चावल औरों का भी मुख्य भोजन है। इनका जो पेय पदार्थ है वह मंदिरा, तमाकू। उसके बाद में अगर हम बात करें तो स्वयं निर्मित मदिरा को, जो स्वयं से शराब बनाते हैं तो स्वयं निर्मित मदिरा को ये जाड़ कहते हैं। बाकी जाड़ एक आपकी उपजाति भी है भोटिया में, लेकिन थारू द्वारा बनाए गए स्वयं निर्मित मदिरा या शराब को भी ये जाड़ बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें तो देखिएगा पहले इनमें बदला विवाह का प्रचलन था। बाकी इनमें अभी 3 टिकटी विवाह पद्धति देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करें तो देखिएगा जब इनके यहाँ पर विवाह तय होता है तो उसे पक्की पोड़ी कहते हैं थारू। जब सगाई हो जाती है तो अपना पराया कहते हैं। उसके बाद में जब विवाह की तिथि तय होती है तो बात कट्टी कहकर पुकारते हैं। पक्की पोड़ी विवाह तय होना, अपना पराया सगाई रस्म होना और बात कट्टी विवाह की तिथि तय होना। बाकी इनका जो विवाह होता है मेनली तो वो आपका माघ या फुलर दूज में होता है। माघ या फुलर दूज में इनका विवाह होता है। विवाह की अगर हम बात करें उसके बाद में एक रस्म इनमें चाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाला रस्म, जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर चली जाती है तो उसे चाला कहते हैं। बाकी इनके जो मुख्य त्यौहार है वह बजहर इनका मुख्य त्यौहार है जो बैसाख माह में मनाया जाता है। और एक बड़ा फेमस प्रश्न है जो आपका स्टेट से लेकर और नेशनल स्तर के एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो थारू ही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भवन निर्माण कला और चित्रकला इत्यादि में उत्कृष्ट है? तो ये आपकी जो जनजाति है आपकी थारू जनजाति भवन निर्माण कला में और चित्रकला इत्यादि में उत्कृष्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गंथुर शब्द का संबंध है, यानी कि गंथुर शब्द का संबंध किस जनजाति से? तो ये भी आपका थारू से आ जाएगा। देखिए गंथुर है जो परिवार का सबसे योग्यतम पुरुष होता है। परिवार का सबसे योग्यतम पुरुष होगा उसे गंथुर कह के पुकारते हैं। तो ऑप्शन 33 का हमारा क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार थारू स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है? तो अगर हम बात करें तो देखिएगा ये आपका बजहर कह देंगे, इसे हम बाजहर कह देंगे। बजहर या बाजहर जो है थारू जनजाति में स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार है।
तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही जाएगा। और ये किस माह में मनाया जाता है? वैशाख माह में। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जनजाति में तलाक अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? तो अगर हम बात करें थारुओं में, थारू वो जनजाति है जिसमें तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को ही होता है, क्योंकि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, थारू। तो ये था आज का पार्ट, जनजाति का पार्ट 1। दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा, तीसरा पार्ट भी, और इनसे भी अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। और आपने पूरी वीडियोस को देख लिया तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका उत्तराखंड जनजाति से। और एक नए क्वेश्चन बनता है। अभी लास्ट टाइम व्यक्तिगत सहायक का पेपर होता तो हर पाली में एक एक क्वेश्चन जनजाति से बना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।